of the opposition parties to give political education to the people and fair consultation of the head of the state. अब हमने इसके चूंकि गुण देख लिए हैं, हम देखते हैं कि हमारे समाज विज्ञानों में जब हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं या हमारे सोशल साइंसेज में किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसके गुण के साथ साथ उसके दोषों को भी देखते हैं। और कोई भी शासन व्यवस्था, भले चाहे वो कितनी भी अच्छी शासन व्यवस्था हो, वो उसमें गुण के साथ साथ वो दोषों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में भी बहुत सारे दोष हमारे को दिखाई देते हैं और वो हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला जो दोष है या पहला जो पॉइंट है दोष में, वो ये है कि एब्सेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स। हम अक्सर राजनीति विज्ञान में ये बात करते हैं कि जनता को शासन की निरंकुशता से बचाने के लिए शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, और उसके साथ ही मॉन्टेस्क्यू ने जब सिद्धांत दिया था कि वह शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत या चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत भी काम करना चाहिए। तो अगर हम डीमेरिट्स उसकी अगर हम देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो वो डीमेरिट्स में पहली डीमेरिट ये है, या पहला जो दोष है वो ये है कि यहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवहेलना होती है। जैसे मैंने कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए, उनके बिल्कुल एक दूसरे से पृथक होकर वो कार्य करनी चाहिए, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और जनता को अत्याचार से बचाने के लिए आवश्यक है कि ये तीनों का शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध होता है। ब्लैकस्टोन जो है, एक इंग्लैंड के विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है कि ब्रिटिश संसद जो है वह पूरी तरह से सब कुछ कार्य कर सकती है या अपने कार्यों में वह निरंकुश भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवहेलना होती है तो, और ब्रिटेन में हम देखें कि वहां पर जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है उसमें ही उसके जो सदस्य होते हैं, जो लॉर्ड सभा के, वही उसमें से कुछ सदस्य वो ब्रिटेन की न्यायपालिका के रूप में काम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं वो निरंकुश होकर जनता के ऊपर अत्याचार कर सकती है या जनता के जो अधिकार है उसका हनन कर सकती है। दूसरा है अनस्टेबल गवर्नमेंट या अस्थिर शासन। अस्थिर शासन का मतलब यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत संसद के अंदर प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शासन व्यवस्था में अस्थिरता बनी रहती है और मंत्रिमंडल को कभी भी हटाया जा सकता है। इसके बारे में अक्सर एक उक्ति काम में ली जाती है कि जो फ्रांस में जब फिफ्थ रिपब्लिक बना, जब चार्ल्स डी गॉल जब बने प्रेसिडेंट वहां के, तो उसके पहले फ्रांस में एक मतलब जो औसत कार्यकाल था फोर्थ रिपब्लिक में, जो औसत कार्यकाल था वो एक मंत्रिमंडल का 8 महीने था। और एक मंत्रिमंडल तो उसमें ऐसा बना फ्रांस में जिसमें पहले के 5 प्राइम मिनिस्टर्स थे, उस कैबिनेट के सदस्य थे, तो उसको कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा गया। तो जो अस्थिरता होने के कारण, अगर देश में अस्थिरता होती है या बार बार सरकारें गिरती है तो उसका कहीं ना कहीं नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश की पोजीशन है वो थोड़ी ठीक नहीं रहती है। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन ऑफ द पार्टीज डिक्टेटरशिप। ये भी एक उसके दोष में है। एप्रीहेंशन उसको इसलिए कहा गया कि यहां पर जो दलीय तानाशाही है उसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। संसदीय शासन व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल के हाथ में सत्ता के सारे सूत्र विद्यमान रहते हैं और कार्यपालिका के सभी सदस्यों को जो चुनाव है वह बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों में से किया जाता है। और कई बार यह होता है कि सत्तारूढ़ दल अपनी मनमानी नीतियों को लागू कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। यह उस स्थिति में होता है जब बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी व्यवस्थापिका को संसद में या लेजिस्लेचर में उसको प्राप्त होती है। इसके अलावा इसका एक दोष यह भी है कि इसको हम वीक गवर्नमेंट भी कहते हैं, या इसको हम ये कहते हैं कि ये एक निर्बल सरकार होती है। वो निर्बल सरकार कैसे होती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती है और वह राज्य के प्रशासन के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी हो। यद्यपि प्रधानमंत्री अगर हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, किंतु मंत्री अपने अपने विभाग के स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी भी प्रकार के निर्णय करता है। तो कई बार अगर मंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, मंत्री अगर बहुत ज्यादा अगर शक्तिशाली हैं प्रधानमंत्री की तुलना में, या प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भी शक्तिशाली हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। और नेक्स्ट जो बात है या नेक्स्ट पॉइंट है उसका दोष है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाइयां आती है। जहां पर अगर ब्रिटिश व्यवस्था को अगर हम देखें तो वहां पर चूंकि द्विदलीय व्यवस्था है, तो इसलिए वहां पर जो दो दल हैं उसमें से ही किसी दल को सत्ता प्राप्त होती है और दूसरा दल विपक्ष में आ जाता है। लेकिन भारत और अन्य कई देशों में हम देखते हैं कि पिछले सालों में भारत में भी अगर हम देखें तो सरकार के निर्माण में निरंतर कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि किसी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सरकार के निर्माण में कठिनाई आती है। और इसके अलावा बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण जो मिले जुले मंत्रिमंडल हैं उसमें डिफरेंट विचार के लोग होते हैं या डिफरेंट जो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, तो उसलिए उसमें सामंजस्य बिठाना भी कई बार वो मुश्किल होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की अगला आलोचना का बिंदु ये है कि ये अक्सर ये कहा जाता है कि इनएफिशिएंट लोगों का एक शासन होता है या अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन है, वह गठन योग्यता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं करता, क्योंकि उसको अपने दल के जो लोग हैं जो चुनकर आए हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य बने हैं, उसमें से ही उसको किसी को मंत्री बनाना पड़ता है। तो अगर वो इनएफिशिएंट भी है, अगर वो सक्षम नहीं है, अगर वो अपने फील्ड के माहिर नहीं है, तो भी उनको मंत्री